जिला पंचायत भवन का विशाल हॉल लोगों से भरा हुआ था। मंच पर जिले के बड़े नेता, अधिकारी और मीडिया मौजूद थे। बीच हॉल में खड़ी थी अनन्या मिश्रा, साधारण सूती साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में फाइल। वह गांव की जमीन हड़पने के मामले में शिकायत लेकर आई थी। जमीन पर कब्जा किया था शहर के सबसे प्रभावशाली व्यवसायी विक्रम चौधरी ने, जिसे स्थानीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त था। अनन्या ने दस्तावेजों के साथ सच्चाई सामने रखी। ये सारे कागज फर्जी हैं, विक्रम चौधरी ने हंसते हुए कहा। मंच पर बैठे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राठौड़ ने माइक पकड़ा। देखिए, बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना अपराध है। आपको समझना चाहिए आप कौन हैं और किससे टकरा रही हैं। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। तभी मंत्री जी खड़े हुए। ऐसी औरतें समाज में अशांति फैलाती हैं, इन्हें परिवार संभालना चाहिए, राजनीति नहीं। हॉल में ठहाके गूंज उठे। अनन्या का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ, इंस्पेक्टर राठौड़ ने इशारा किया। दो सिपाही आगे बढ़े। इनको बाहर ले जाइए, और हाँ, अगर फिर ऐसी शिकायत की तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। उसे धक्का देकर हॉल से बाहर निकाल दिया गया। कैमरे बंद हो चुके थे। मीडिया ने मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी ज्यादा जरूरी समझी। बाहर सीढ़ियों पर बैठी अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी फोन बजा, उसकी माँ का। बेटी, छोड़ दे ये लड़ाई, तेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, हमें और बदनामी नहीं चाहिए। घर लौटते ही माहौल और भारी था। बड़े भाई ने ताना मारा, तेरी वजह से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कौन करेगा अब तुझसे शादी। अनन्या चुप रही। उस रात उसने अपने कमरे की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी फाइल थी, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का एडमिट कार्ड। उसने आईने में खुद को देखा। अगर सिस्टम गंदा है तो उसे साफ करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। उस दिन के बाद वह शहर छोड़कर चली गई। 5 साल बाद उसी जिला पंचायत भवन में हलचल थी। खबर थी कि नए जिला कलेक्टर का आज पहला दिन है। मंत्री विक्रम चौधरी और इंस्पेक्टर राठौड़ स्वागत की तैयारी में लगे थे। मुख्य द्वार पर सरकारी गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला। हील्स की ठक ठक के साथ एक सख्त चेहरा सामने आया। राठौड़ की आंखें फैल गईं। ये तो मंत्री के हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। नया जिला कलेक्टर था, IAS अधिकारी अनन्या मिश्रा। उसकी नजर सीधे विक्रम चौधरी पर पड़ी। अब फाइलें मैं देखूंगी और फैसला भी। हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी वक्त अनन्या के फोन पर एक मैसेज आया। सच सामने लाने की कीमत बहुत भारी होगी। तुम्हारे परिवार से शुरुआत करेंगे। अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया। क्या यह सिर्फ धमकी थी या किसी बड़े तूफान की आहट। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मीडिया की भीड़ थी। कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक रही थीं। महिला कलेक्टर की ऐतिहासिक वापसी, हर चैनल यही चला रहा। लेकिन अंदर अपने केबिन में बैठी IAS अधिकारी अनन्या मिश्रा के मन में शांति नहीं थी। फोन पर आया वह संदेश अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। परिवार से शुरुआत करेंगे। उसी समय PA ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राठौड़ आपसे मिलना चाहते हैं। अनन्या की आंखों में एक सख्त चमक उभरी। भेजिए। राठौड़ अंदर आया। वही घमंडी चाल, लेकिन चेहरे पर बनावटी सम्मान। मैडम, आपके नेतृत्व में जिला नई ऊंचाइयों पर जाएगा। अनन्या ने बिना देखे फाइल खोली। 5 साल पहले एक शिकायत आई थी, गांव भैरवपुर की जमीन पर अवैध कब्जे की। जांच रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं लिखा गया। आप उस समय जांच अधिकारी थे। राठौड़ के माथे पर पसीना चमका। मैडम, राजनीतिक दबाव था, अब दबाव मुझसे होगा। अनन्या ने सख्ती से कहा। आज ही उस जमीन की पुनः जांच होगी, और अगर फर्जी रिपोर्ट साबित हुई तो आप जानते हैं परिणाम। राठौड़ की आवाज धीमी पड़ गई। जी मैडम। दूसरी ओर शहर के आलीशान बंगले में विक्रम चौधरी और स्थानीय मंत्री गुप्त बैठक कर रहे थे। वो लड़की हमें बर्बाद कर सकती है, विक्रम बोला। मंत्री ने हंसते हुए कहा, सत्ता हमारे पास है, एक कलेक्टर क्या कर लेगी। याद है हमने कितनों का ट्रांसफर करवा दिया। विक्रम ने फोन मिलाया। राठौड़, काम समझ रहे हो ना, पहले उसके परिवार पर दबाव डालो। भाई का बिजनेस, पिता का अस्पताल, सब हमारी मुट्ठी में है। शाम को अनन्या के घर पर पुलिस की गाड़ी पहुंची। उसके बड़े भाई आदित्य को नोटिस थमाया गया। टैक्स चोरी और अवैध निर्माण की जांच। मां रोने लगी। बेटी, तेरी नौकरी की कीमत हमें क्यों चुकानी पड़े। अनन्या के भीतर संघर्ष था, परिवार या कर्तव्य। उसी रात अनन्या को एक और झटका लगा। उसके पिता को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा किसी ने गलत दवा भेज दी थी। अनन्या की आंखों में आग जल उठी। ये सिर्फ बदला नहीं, ये सत्ता का दुरुपयोग है। उसने तुरंत SP को फोन किया। अस्पताल की CCTV फुटेज चाहिए और इंस्पेक्टर राठौड़ को
निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। अगले दिन कलेक्टर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अनन्या ने साफ शब्दों में कहा, इस जिले में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, व्यवसायी हो या पुलिस अधिकारी। हॉल में बैठे मंत्री और विक्रम चौधरी के चेहरे सख्त हो गए। तभी एक बुजुर्ग महिला रोती हुई अंदर आई। मैडम, मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा दिया गया है क्योंकि उसने जमीन बेचने से मना किया था। अनन्या ने उसे पानी दिया और कहा, अब न्याय होगा। कैमरे लाइव थे, पूरा जिला देख रहा था। मंत्री ने गुस्से में राठौड़ को फोन किया, आज रात तक उसका ट्रांसफर ऑर्डर निकलवा दो वरना तुम समझ लो। लेकिन उसी क्षण सचिव ने आकर मंत्री के कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। सर, राज्य सरकार ने विशेष जांच दल से गठित कर दी है और आदेश सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है। मंत्री और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। क्या अनन्या अकेली थी या उसके पीछे कोई और बड़ी ताकत खड़ी थी? उधर अनन्या अपनी मेज पर बैठी थी। उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई, उसके दिवंगत पिता की, जो कभी इसी जिले में ईमानदार तहसीलदार थे। अब खेल बराबरी का होगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसी समय उसके निजी सचिव ने घबराकर खबर दी, मैडम, आपके भाई को अभी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनन्या की सांसें रुक सी गईं। क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई थी या मंत्री की आखिरी चाल? जिले की सुबह अजीब तनाव के साथ शुरू हुई। कलेक्टर कार्यालय के बाहर मीडिया की भीड़ थी। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, कलेक्टर के भाई पर जमीन घोटाले का आरोप। आईएएस अधिकारी अनन्या मिश्रा अपने केबिन में शांत बैठी थीं, लेकिन भीतर तूफान चल रहा था। उनके भाई आदित्य को रात में गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप वही पुराना, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। दरवाजा खुला, विशेष जांच दल से के अधिकारी अंदर आए। मैडम, हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं, इन पर आपके डिजिटल हस्ताक्षर हैं। अनन्या ने फाइल खोली, हस्ताक्षर बिल्कुल उनके जैसे थे। ये फर्जी हैं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने इस जमीन से जुड़ी कोई अनुमति नहीं दी, अधिकारी ने धीमे से कहा। ऊपर से दबाव है कि आपको भी जांच के दायरे में लाया जाए। अनन्या समझ गई, यह सिर्फ भाई को फंसाने की बात नहीं थी, बल्कि उसे नैतिक रूप से कमजोर करने की चाल थी। उधर शहर के एक आलीशान बंगले में विक्रम चौधरी और मंत्री बैठक कर रहे थे। उसने राठौड़ को निलंबित कर दिया, सीट बैठा दी। अब उसे समझाना पड़ेगा कि सत्ता क्या होती है, मंत्री ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम मुस्कुराया, भाई तो बस शुरुआत है, उसकी छवि पर होगा। शाम को अनन्या आने पहुंची। आदित्य थका और टूटा हुआ लग रहा था। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने कहा, लेकिन मैं मानता हूँ 5 साल पहले मैं चुप था। जब विक्रम ने जमीन पर कब्जा किया, मुझे पता था, पापा ने मना किया था साइन करने से। उसी दिन से वो लोग हमारे पीछे पड़ गए। अनन्या का दिल धड़क उठा। तुम कहना क्या चाहते हो? आदित्य ने धीरे से कहा। पापा की मौत शायद उतनी सामान्य नहीं थी जितनी हमें बताई गई। ये सुनकर अनन्या की आंखों में शक्ति आ गई। अगले दिन तहसील कार्यालय में अचानक आग लग गई। पुराने रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। मीडिया ने इसे शॉर्ट सर्किट बताया, लेकिन अनन्या को यकीन नहीं था। वह खुद राख के ढेर में खोजबीन करने लगी। एक आधी जली फाइल में उसे अपने पिता की लिखावट दिखी। राजनीतिक दबाव के कारण अवैध आवंटन प्रस्तावित है, मैं इसका विरोध करता हूँ। उसके हाथ कांप गए। तभी मोबाइल बजा। अनजान नंबर से आवाज आई, तुम्हारे पिता की मौत का सच जानना है तो आज रात पुरानी मिल में आओ। अकेली अनन्या कुछ पल चुप रही। कौन बोल रहा है? जिसे बलि का बकरा बनाया गया। इंस्पेक्टर राठौड़। लाइन कट गई। रात गहराने लगी। बाहर बादल गरज रहे थे। अनन्या ने शीशे में खुद को देखा। अब ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, पापा की इज्जत और सच की लड़ाई है। उसने गाड़ी की चाबी उठाई, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगी, एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। मैडम, राजधानी से आपके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश आ गया है। अनन्या ठिठक गई। एक तरफ पिता की मौत का रहस्य, दूसरी तरफ खुद पर लटकती जांच। क्या वह जाल में फंसने जा रही थी या सच के सबसे करीब पहुंचने वाली थी? पुरानी फैक्ट्री के भीतर अंधेरा, जंग लगी मशीनें और हवा में धूल की गंध। दरवाजा बंद हो चुका था। सामने खड़ा था निलंबित इंस्पेक्टर राठौड़ और उसके पीछे जिस व्यक्ति को देखकर अनन्या का दिल थम गया, वह था उसका अपना बड़ा भाई आदित्य। भैया, आप। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। आदित्य की आंखों में अपराध बोध और गुस्से का अजीब मिश्रण था। हाँ, मैं हमेशा से तुम ही सही थी, है ना? मैं ही गलत था। अनन्या समझ नहीं पा रही थी, यह साजिश है या कोई गहरी मजबूरी। राठौड़ हंसा। मैडम, सच्चाई जानना चाहती थी ना? आपके पिता की मौत वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं थी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। सीधे मुद्दे पर आइए। राठौड़ ने मोबाइल में एक पुराना ऑडियो चलाया। उसमें उसके पिता की आवाज थी, मैं इस फर्जी जमीन आवंटन पर साइन नहीं करूंगा, चाहे मेरा ट्रांसफर हो जाए। ऑडियो अचानक कट गया। उस
रात उन्हें धमकी मिली थी, राठौड़ बोला। और अगले दिन वो नहीं रहे। अनन्या की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा सख्त। तो किसने किया? राठौड़ ने आदित्य की तरफ देखा। अनन्या सन्न रह गई। भैया, आदित्य चिल्लाया, मैंने नहीं मारा उन्हें, लेकिन हाँ, मैं जानता था कि मंत्री और विक्रम चौधरी क्या करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर पापा नहीं माने तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मैं डर गया था। बिजनेस, परिवार, सब दांव पर था और तुमने चुप रहकर उनका साथ दिया। अनन्या की आवाज कांप गई। आदित्य ने सिर झुका लिया। राठौड़ फिर बोला, साहब, लोग चाहते थे कि आपके पिता हट जाएं। मैं भी उस खेल का हिस्सा था, लेकिन अब मैं बलि का बकरा बना दिया गया हूँ। अनन्या ने तीखी नजर से देखा। तो आज ये ड्रामा क्यों? अचानक सच बोलने की याद कैसे आ गई? राठौड़ बोला, क्योंकि मंत्री ने फैसला किया है, अब अगली बारी आपकी है। आपका ट्रांसफर नहीं, करियर खत्म होगा। और शायद वह वाक्य अधूरा छोड़कर मुस्कुरा दिया। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। राठौड़ घबरा गया। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं अकेली नहीं आई थी। दरवाजा खुला। विशेष जांच दल अंदर दाखिल हुआ। कैमरे ऑन थे। राठौड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। आपने? हाँ, अनन्या बोली, मैं जानती थी कि मुझे जाल में फंसाया जाएगा, इसलिए पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, अनन्या, मुझे बचा लो, कानून सबके लिए बराबर है। उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन अगर तुम गवाही दोगे, सच सामने लाओगे, तो शायद पापा की आत्मा को शांति मिले। उसी समय एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। मैडम, बड़ी खबर है। मंत्री ने प्रेस में बयान दिया है कि आप पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर आरोप है। राजधानी से स्पेशल टीम आ रही है। अनन्या चौंक गई। राष्ट्रीय सुरक्षा? खेल अब जिला स्तर से ऊपर जा चुका था। फैक्ट्री के बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी। तूफान आने वाला था और इस बार निशाना सिर्फ जमीन घोटाला नहीं, बल्कि अनन्या का पूरा अस्तित्व था। क्या मंत्री ने कोई और बड़ा जाल बिछा दिया है? और क्या अनन्या इस राजनीतिक तूफान से खुद को बचा पाएगी? राजधानी से आई स्पेशल टीम ने कलेक्टर कार्यालय को घेर लिया था। आरोप गंभीर था। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज लीक करने का शक। पूरा जिला सन्न था। जिन लोगों ने कल तक अनन्या की ईमानदारी की कसम खाई थी, वही अब फुसफुसा रहे थे। इतनी सीधी भी नहीं थी शायद, लेकिन आईएएस अधिकारी अनन्या मिश्रा शांत थीं। उनके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो 5 साल पहले अपमान के दिन भी थी। स्पेशल टीम के प्रमुख ने कहा, मैडम, हमें आपके सिस्टम से कुछ फाइलें ट्रेस हुई हैं जो संवेदनशील परियोजना से जुड़ी हैं। अनन्या ने लैपटॉप उनकी ओर बढ़ाया। पूरा सर्वर मिरर कर लीजिए, और हाँ, ये पेन ड्राइव भी देखिए। टीम ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सच, अनन्या ने जवाब दिया। उस पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग थी पुरानी फैक्ट्री की, जिसमें इंस्पेक्टर राठौड़ ने स्वीकार किया था कि मंत्री और विक्रम चौधरी ने जमीन घोटाले को छिपाने के लिए दबाव डाला था। साथ ही एक और चौंकाने वाला खुलासा, राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की जमीन भी उसी अवैध आवंटन में शामिल थी। स्पेशल टीम के अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया। मतलब सरकारी रक्षा परियोजना की जमीन निजी कंपनी को दे दी गई? अनन्या ने सिर हिलाया। और जब मेरे पिता, जो उस समय तहसीलदार थे, ने साइन करने से मना किया, उन्हें हटाने की साजिश रची गई। उसी समय टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चली, मंत्री के निजी सचिव की गिरफ्तारी, करोड़ों के जमीन घोटाले का खुलासा। जांच टीम तुरंत मंत्री के बंगले की ओर रवाना हुई। उधर मंत्री प्रेस के सामने बयान दे रहे थे, ये सब कलेक्टर की साजिश है, वो राजनीतिक एजेंडा चला रही हैं। तभी पुलिस की गाड़ियां पहुंची। मंत्री को हिरासत में ले लिया गया। कैमरों के सामने उनका चेहरा उतर चुका था। विक्रम चौधरी भागने की कोशिश में था, लेकिन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिला मुख्यालय के बाहर भीड़ जमा थी। वही पंचायत भवन, वही सीढ़ियां, जहां 5 साल पहले अनन्या को धक्का देकर निकाला गया था। आज लोग तालियां बजा रहे थे। उनकी माँ आंखों में आंसू लिए बोली, बेटी, आज तेरे पापा को न्याय मिला। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने डरकर गलत लोगों का साथ दिया। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, गलती मान लेना ही पहला साहस है, लेकिन याद रखो, चुप रहना भी अन्याय का हिस्सा बनना है। मीडिया ने सवाल किया, मैडम, आपको इतना सब सहना पड़ा, क्या कभी लगा कि छोड़ दें? अनन्या मुस्कुराई, जब सिस्टम गलत हो तो भागना नहीं, उसे ठीक करना चाहिए। सत्ता का मतलब डराना नहीं, सेवा करना है। भीड़ में वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिसकी जमीन छीनी गई थी। मैडम, अब हमें डर नहीं लगता। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। बादल छंट चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी शाम उनके टेबल पर एक नई फाइल रखी गई। राज्य में अवैध खनन घोटाला, कई बड़े नाम शामिल। उन्होंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक नाम देकर उनकी आंखें ठहर गईं। वह नाम उनके बेहद करीबी किसी व्यक्ति का था। अनन्या ने धीमे से कहा, लड़ाई
लड़ाई अभी बाकी है। कैमरा उनके दृढ़ चेहरे पर ठहर जाता है। अन्याय के सामने चुप रहना भी अपराध है। सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो डर के आगे नहीं झुका।